बच्चों, आज के इस मेरे वीडियो लेक्चर के अंतर्गत जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी चीज़ें टेंस में, टेंस क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसको मैं आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि जब टेंस की जानकारी आपको सही तरीके से हो जाएगी तभी आप ग्रामर के अन्य जो है किसी भी टॉपिक्स को सही तरीके से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि टेंस क्या होता है। What is first of all, it is we have to be serious on this one point, on the one single words. The word is the tense. Tense is called the time and also the same things. कहने का मतलब ये कि समय का मतलब ये होता है, ये समय में इसको कहते हैं काल। इसको टेंस को क्या कहते हैं हिंदी में हम काल। काल काल मीन्स होता है समय। समय अब ये हमारे जीवन में समय कितने प्रकार का होता है, समय के रूप क्या होते हैं, इसको हमको जानना है। तब हम अंग्रेजी ग्रामर के अन्य रूपों को हम ध्यान देने का हम प्रयास करते हैं। टेंस का मतलब ये होता है समय में बताया आपको कॉल। मुख्य रूप से देखा जाए तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस, FUTUR टेंस ENS। प्रेजेंट टेंस इसे हिंदी में कहते हैं हम वर्तमान काल। वर्तमान काल इसको पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। यानी वो समय जो बीत चुका। We can say there are three types of the tenses. First of all, it is the present tense, and next second is the past tense, and third is the future tense. There are three types of tenses is to be found in the English grammar. So, and the third is to be called the future tense, the भविष्यत काल। भविष्यत काल कहने का मतलब ये टेंस तीन प्रकार के होते हैं। हम कार्य करने की व्यक्ति वही होता है, लेकिन समय के कार्य करने की पद्धति के अनुसार अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द पर्सन्स एंड वर्किंग इज टू बी टेक प्लेस, वी हैव कैटेगराइज्ड, वी हैव डिवाइडेड द टाइम इनटू द थ्री टाइप्स as I have already taken down on the blackboards, and I have already taken down the present tense, I have already taken down in the Hindi language Vartaman Kal, and the past tense I have also taken down in the Hindi Bhutkaal, and the future tense I have already called the Bhavishyat Kaal. ये तीन प्रकार के टेंसेस होते हैं। इसको इस तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो वर्तमान काल में ये चीजें होती है कि जो भी कार्य हम करते हैं एट प्रेजेंट टाइम, एट द सेम टाइम जो हम कार्य करने का हम प्रयास करते हैं, वो क्या होता है, हमारा वर्तमान समय होता है। और जिस कार्य को हमने कर लिया और वह समय बीत चुका है, उसे हम क्या कहते हैं, हम भूतकाल या पास्ट टेंस के नाम से उसको हम जानते हैं। और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस, जिसे कहते हैं भविष्यत काल। माने ना वो वर्तमान समय में है और ना तो वो बीते हुए समय में है, अभी वह कार्य किया ही नहीं गया है। मीन्स आने वाले समय में, जैसे कहने का मतलब आने वाले समय में जो कार्य किया जाता है उसे जो है भविष्यत काल के नाम से उसको हम जानते हैं। या वह कार्य जो हम आने वाले समय में, माने हमारे जैसे कि आज आप कर रहे हैं 22 तारीख, टुडे इज द डे ऑफ 22 जून 2020, एंड वी हैव टू गो टू द गोरखपुर इन द 23 जून 2002। इट मीन्स जो हमारे जाने का जो कार्यक्रम एक दिन बाद हो रहा है, उसे हम अगले तारीख में हो रहा है, अगले डेट में हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे भविष्यत काल के नाम से हम जानते हैं। जिसे मैंने आपके सामने कैटेगराइज किया कि टेंस
या समय या काल 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब रही बात, अब सीधे इन्हीं शब्दों के आधार पर हम चलते हैं। अब हमारा अनुवाद बनाने का कार्यक्रम कैसे होता है, इस बात को हम यहाँ पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। ट्रांसलेशन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अनुवाद। अनुवाद कहने का मतलब, अनुवाद की आवश्यकता मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता दिया है कि ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी भाषा को, माने अपनी मातृभाषा को या दूसरे की मातृभाषा को ठीक उसी के भाषा में, उसी के लैंग्वेज में, उसके व्याकरण के नियम के अनुसार, उसकी लिपि के अनुसार ठीक जब उसी के शब्दों में उसका हम रूपांतरण कर देते हैं, उसको हम बदल देते हैं, तो यह करने की क्रिया क्या होती है? अनुवाद या ट्रांसलेशन के नाम से जानी जाती है। तो ये बातें इसमें समझ में आई। अब अनुवाद में सबसे पहले बात आती है साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, इसे हम एक दूसरे नामों से भी जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, चाहे सिंपल सेंटेंस कहें चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस कहें, इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, लगभग ये एक ही सेम चीजें सामने दिखाई देती हैं। सिंपल सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जिसमें किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी वाक्यांश को हम सहज तरीके से उसे हम स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें ना कोई प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ना कोई निगेटिव शब्द होता है, ना तो कोई प्रश्नवाचक, ना तो नकारात्मक प्रश्नवाचक शब्द होता है, जिसमें कोई भी ऐसे कोई भी ध्रुव या क्रिटिकल वर्ड इसमें प्रयोग नहीं किए जाते, जिसे हम सिंपल सेंटेंस के नाम से उसको हम जानते हैं। ये रही बात। जैसे इसमें कहने का मतलब, जैसे कहा जाए कि राम एक अच्छा लड़का है, इसको और सही तरीके से समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब का ऐसे वाक्य जिसमें हेल्पिंग वर्ब का माने सहायक क्रियाओं का या ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम साधारण वाक्य के नाम से हम जानते हैं। जैसे कहा जाए राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या है? राम एक अच्छा लड़का है। राम, अब यहां देखिए, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, ये बात समझ। लेकिन थोड़ा सा मैं एक चीज भूल गया बताना आपको, थोड़ा सा इसमें मुझे इस वाक्यों के प्रकार के बारे में आपको मुझे बताना चाहिए था। जैसे ये हमने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, थोड़ा समझ में आई। अब इसका फिर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य समझिए, लगभग ऐसे वाक्य लगभग 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस हो गया, फिर आ गया नेगेटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें अनुवाद बनाते समय या कोई अपने स्टेटमेंट को या अपने किसी दूसरी बात को दूसरे तक संप्रेषित करने के लिए जब उसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे वाक्य नेगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे नकारात्मक शब्द कहते हैं। जैसे कहा जाए राम इज नॉट ए गुड बॉय, तो यहां देखिए अक्सर सदैव जो है सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया लगती है, सहायक क्रिया के जस्ट बाद जो है हम नॉट का प्रयोग हम जो है करते हैं, या इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कह लें, या इसे हम हेल्पिंग वर्ब कह लें, जैसे भी कई नामों से इसको हम जानते हैं, जिसे हम लिंकिंग वर्ब भी
के नाम से इसको भी हम जानते हैं, सहायक क्रिया को कई नामों से हम ऐसे जो इसको बता सकते हैं। अब रही बात प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य माने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कहने का मतलब ये, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि हमें उस वाक्य के बारे में पढ़ना है या उस वाक्य के बारे में हमें कुछ भी जानना है जिसमें किसी भी व्यक्ति से या जिस वाक्य में प्रश्न कोई वर्ड ऐसा आया हो जिससे किसी को प्रश्न, किसी से प्रश्न पूछने की आवश्यकता महसूस की जाती हो, ऐसे सेंटेंसेस को जो हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहा जाए कि इज राम ए गुड बॉय। अब देखिए क्या राम एक अच्छा लड़का है, तो ये हम दो तरीके से बनाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, दो तरीके से बनाते हैं। एक तो बनाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के द्वारा, यानी सहायक क्रियाओं के द्वारा। दूसरा प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा। तो हम जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं यस आर नो, एस आर नो पैटर्न, पैटर्न के माध्यम से, जिसमें आपका सहायक क्रियाओं के द्वारा होता है। ये होता है जैसे अब मान लीजिए कहा जाए, ये मैंने आपको बताया। फिर जैसे प्रश्नवाचक वाक्य में बहुत से वाक्य आते हैं, जैसे कि देखा जाए कि एक तो हमने बताया आपको, एक तो हम सहायक क्रियाओं के द्वारा प्रयोग करके हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। दूसरा प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके, जैसे व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई, ठीक है, whom, ये शब्द वाक्य ऐसे हैं जिनके द्वारा भी हम प्रश्नवाचक शब्दों को बनाने का हम प्रयास जो है करते हैं। जैसे कहा जाता है कि कैसे राम एक अच्छा लड़का है, दिखाया जाए कैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो इसका अनुवाद क्या होगा, हाउ राम इज ए गुड बॉय। कभी भी जब प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो अक्सर उसके पीछे हम प्रश्नवाचक चिन्हों का हम प्रयोग जो है करते हैं। क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। ये रही बात मैंने आपको बताई। और फिर एक और सेंटेंस इसमें आता है कि प्रश्नवाचक नकारात्मक। फिर आती है बात प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव। ये ऐसे वाक्य होते हैं जो जिनमें प्रश्नवाचक शब्द भी होता है और नकारात्मक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ये तो जैसा कि आपने देखा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे वाक्य, ऐसा सेंटेंस, द सेंटेंस which has two words in itself, ऐसा वाक्य जिसमें दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव भी उसमें शब्द है और नेगेटिव भी शब्द। जैसे क्यों राम एक अच्छा लड़का नहीं है, क्यों राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो वाई क्या होगा, वाई राम इज नॉट ए गुड बॉय। ये बात देखिए, जैसे इसमें वाई जो वर्ड है क्या है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। इसमें जो नॉट है ये क्या है, नेगेटिव है।
तो जैसा मैंने आपको स्टेटमेंट बताया कि ऐसा वाक्य है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और नेगेटिव शब्द का भी प्रयोग उसमें किया जाता है, तो ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक नकारात्मक नाम से हम जानते हैं। जैसे हमने बताया ऊपर से, वाई राम इज नॉट ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का क्यों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन बच्चों अनुवाद बनाते समय जहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं वहां पर कभी भी आप मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ IMPERROGATIO, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना बिल्कुल मत भूलिए, नहीं तो कितना भी आपका ग्रामेटिकल वर्ड सही होगा, यदि आपसे कहीं गलती पर ऐसे वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्यों में, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में यदि वहां पर आपने मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाया तो वो पूरा ग्रामर आपका, वो पूरा सेंटेंस आपका गलत कर दिया जाता है। इसलिए इस बड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आपको कहां पर लगाना है। ले जाता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं अपने मूल तक व्याकरण से मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अब मैं व्याकरण की तरफ में चल रहा हूं, जो मैं अनुवाद कैसे, जो तो आप लोग सभी लोग टेंस के बारे में जानकारी आपको हुई ही होगी, आप लोअर की पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा ही होगा, तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपको भूल गई हो, तो थोड़ा सा क्योंकि आपके सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं तो सिलेबस के अनुसार मुझे पढ़ाना मेरा एक कर्तव्य है। ये मैं सोच रहा हूँ कि आप जानते भी हो, नहीं भी जानते हो, जानते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते जो लोग जिनका ग्रामर कमजोर है वो निश्चित इस वीडियो को कई बार रिपीट करके देखें, समझे, पढ़ें, ताकि उनका भी ज्ञान से अंग्रेजी का कम से कम कुछ व्याकरण उनका सही हो जाएगा, ताकि आगे जो है जो सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेट सेंटेंसेस, ज्वाइंट सेंटेंसेस कैसे पढ़ाए जाएंगे, एक्टिव पैसिव कैसे पढ़ाए जाएंगे, कैसे नरेशन पढ़ाए जाएंगे, उनको काफ़ी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब तक ग्रामर का फंडामेंटल चीज टेंस के बारे में जानकारी आपको नहीं होगी तो आप कभी भी सही तरीके से न ग्रामर से लिख सकते हैं, ना तो आप पढ़ सकते हैं, ना तो ग्रामर आप समझ सकते हैं। माने किसी भी कौशल को, यू कैन नॉट विदाउट एनी काइंड ऑफ स्किल विच इज रिलेटेड टू द एजुकेशन सिस्टम। ये मैं कहना चाहूंगा कि ये चीजें कभी भी आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ सकती, इसलिए मैं ये फोकस कर रहा हूं। आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जैसा आपने देखा मैंने आपको बताया एक एक वर्ड का मैं अलग अलग मैं हिंदी में रूपांतरण कर रहा हूं। प्रेजेंट में क्या होता है, वर्तमान। इंडेफिनिट दूसरा, इंडेफिनिट में होता है आपका अनिश्चित, अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित। और तीसरा होता है टेंस, काल। कहने का मतलब वर्तमान और फिर ये टेंस, वर्तमान प्रेजेंट हो गया, इंडेफिनिट अनिश्चित हो गया और टेंस जो है काल हो गया। माने वर्तमान अनिश्चित काल, ऐसा काल, ऐसा समय जो कोई भी कार्य किया जाता है, any such type of tense, such type of time in which we whatever we are doing that is not confirmed कि that work will be finished in time या within time। कहने का मतलब ऐसा कार्य कि जो कार्य वर्तमान समय में किया जा रहा है, एट द प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है, उस कार्य में कभी भी निश्चितता नहीं है, कंफर्मिटी नहीं है, अनिश्चितता सदैव बनी हुई है, इंडेफिनिट बना हुआ है। और कौन सा, टेंस मींस काल, माने ऐसा समय जिसका इसका हिंदी रूपांतर जब हम करेंगे तो क्या होगा, वर्तमान अनिश्चित काल। ऐसा कार्य जिस समय में किया जा रहा हो, कार्य पूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं होता है और ना तो इनकम्प्लीट ही रहता है। कल मतलब कार्य की प्रगति इनकम्प्लीट रहता है लेकिन कार्य जो पूर्ण नहीं होता, इसलिए इसे तो अनिश्चितता हमेशा इस काल में बनी रहती है। इन्हीं चीजों आधार पर इसे अनिश्चित काल के नाम से हम जानते हैं, जो मैंने हिंदी में आपके सामने आपको डिस्क्राइब किया, वर्तमान अनिश्चित काल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इसके वाक्य के अंत में, इस वाक्य के अंत में इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। सबसे बड़ी इसकी पहचान हम ये करेंगे, इसमें इनके वाक्य या
शब्दों के अंत में क्या होता है? ता है, ती है, तथा है, ते हैं, आदि आता है, जिनके आधार पर हम ये समझ लेते हैं कि यह वाक्य जो है क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब ये देखते हैं कि कैसे इसको अनुवाद हम बनाएंगे। ये तो हम पहचान कर लिए कि जिन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आता है, उसे क्या कहते हैं? हम वर्तमान हम देखा जाए तो इसे कहा जाए कि राम एक आम खाता है। तो यहां पर देखा, खाना क्या है? ये मेन वर्ब है। ये क्या है? ये मेन वर्ब है, या इसे कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। और अंग्रेजी लैंग्वेज में, अंग्रेजी व्याकरण के नियम में सबसे बड़ी विडंबना ये है, सबसे बड़ी एक्सेप्शनल चीजें इसमें ये होती हैं कि यदि कर्ता एक वचन है तो इसके साथ प्रयोग की जाने वाली क्रियाएं भी जो है एक वचन में आनी चाहिए। जैसे राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में से कहते हैं एक वचन, ठीक है। और जो खाना जो क्रिया है ये क्या है? ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, इसे कहते हैं मुख्य वर्ब। वर्ब नाम तुम जानते हैं, मुख्य वर्ब है। तो जैसा कि ये बात है कि यदि राम करता एक वचन है तो इसकी जो सहायक क्रियाएं हैं इसमें जब वर्ब का भी जो उपयोग करेंगे खाने के लिए तो उसको भी हम एक वचन में हम ले आएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी होता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा उसी तरीके से उसी के अनुसार आपकी मुख्य क्रियाएं भी एक वचन में इसका उपयोग किया जाएगा। तो जैसे राम एक वचन है तो इसमें एक वचन में मुख्य क्रिया, चूंकि अंग्रेजी की सभी क्रियाएं जो होती हैं क्या होती हैं? बहुवचन में होती हैं, माने प्लूरल नंबर में होती हैं। प्लूरल नंबर में होती हैं। पूरे एक वचन में लाने के लिए उनके क्रिया के अंत में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, तभी ये क्रियाएं जो हैं एक वचन में आती हैं। हमने बताया आपसे कि राम एक आम खाता है, तो राम हिंदी में है और फट से इसमें सबसे बड़ी इंडेफिनिट टेंस में ये भी बात होती है कि जैसे कि साधारण वाक्य की तरह इसमें भी हम किसी भी माने इसमें हम सहायक क्रियाओं का इज, एम, आर क्या कहते हैं? इज, एम, आर लिंकिंग वर्ब का या सहायक क्रिया का किसी भी तरीके से हम प्रयोग नहीं करते। यस या यस का हम प्रयोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। देखा है कि राम इसका इसमें सहायक क्रिया के अंतर्गत हम कभी भी इसमें इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं और सीधे क्या करते हैं? मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस का हम प्रयोग करके उसे एक वचन में ले आ देते हैं। एक वचन में हम उसको क्या करते हैं? ले आ देते हैं। जैसे कहा जाए राम एक आम खाता है, तो राम एक वचन में है। यस आम का खाना मेन वर्ब प्लूरल नंबर में है। फर्स्ट लीजिए राम ई ए यस इट्स ए राम इट्स ए मैंगो, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि राम इट्स ए मैंगो, राम एक आम खाता है। अब ये अनुवाद आपका कन्फर्म हुआ क्योंकि इसमें यस या यस का प्रयोग करके हमने आपको बताया इसमें उपयोग किया जाता है। अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि निगेटिव कैसे बनता है इसका। इसके निगेटिव बनाने में कुछ डिफरेंट चीजें हैं, हल्का सा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर बात नहीं है। जैसे देखा जाए राम एक आम नहीं खाता है, हमने बताया इसमें जो नहीं है नेगेटिव सेंटेंस। अब नहीं हमने बताया, लेकिन इसमें जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें एक वचन सिंगुलर नंबर के लिए डज नॉट तथा प्लूरल नंबर के लिए डू नॉट सहायक
क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डज नॉट, डू नॉट। ठीक है, निगेटिव सिचुएशन मिलता है आपको कि ये डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ इसमें डू नॉट हम सहायक क्रियाओं का करते हैं, इसमें हम प्रयोग करते हैं। जिसे कहा जाए राम एक अच्छा लड़का नहीं है, राम राम इज सॉरी नॉट, राम डज नॉट ईट ए मैंगो। ठीक है, हमने बताया ना कि इसमें डज नॉट का प्रयोग करते हैं। राम एक वचन में चुकी है तो डज नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग हमने किया है, और ईट ए मैंगो हो गया, क्लियर हो गया। बस